हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। आज हमारी पॉलिटी की क्लास सेकंड है। हमने जो टॉपिक ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी पॉलिटी की एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को कवर किया था। अब हम उससे आगे के एक्ट को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इन एक्ट के बारे में पढ़ना आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये पॉलिटी में भी आएंगे और ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना चाहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो पहले आपको इन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, इस एक्ट को लाया गया। बोला गया कि जो पिछला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको अब हमने दूर करना है। तो कैसे करेंगे? एक नया एक्ट लाकर। इसीलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला गया। इस एक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा? इस एक्ट का सुप्रीम कोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट पड़ा। कैसे पड़ा वो हम वन बाय वन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी इस एक्ट में। पहले तो क्या हुआ, ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, 4 मेंबर की काउंसिल, जो कि कब बनाई गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें बोला गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करती हैं, कोई भी ऑफिशियल वर्क करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई केस नहीं चला सकेगा और ना ही कोई इंक्वायरी करेगा। ये बोला गया इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी इस मामले में वो छीन ली गई थी। और exempted the servants of company from the jurisdiction of Supreme Court for acts done by them in their official capacity। और कंपनी के जो सर्वेंट हैं, अगर वो भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो उसके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो उन पर कोई इंक्वायरी कर पाए, कोई सुनवाई कर पाए या कोई केस चला पाए। कंपनी के सर्वेंट को ये फैसिलिटी क्यों दी गई? कंपनी के सर्वेंट का अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करने का सीधा मतलब ये है कि वो तो वही काम करेंगे ना अपने ऑफिशियल टर्म में जो उनको उसके हेड करने को बोलेंगे। और उनके हेड कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर उनको रोका गया तो सीधा मतलब है कि कंपनी को काम करने से रोकना। तो यही वो नहीं चाहते थे कि उनको काम करने से रोका जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसलिए उनकी पावर पर, सुप्रीम कोर्ट की पावर पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। लेकिन जो कंपनी के सर्वेंट हैं, अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं, अगर अपनी वो पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं, अपना कोई प्राइवेट बिजनेस वगैरह, उसके मामले में कोई भी काम करते हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो उन पर कोई कार्रवाई कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से उनकी पावर छीनी गई किस केस में? रेवेन्यू के मैटर। कोई पैसे का मामला है, अगर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल रेवेन्यू मैटर पर कोई काम करती है कि रेवेन्यू कहाँ से कैसे कलेक्ट करना है, कितना टैक्स लगाना है, इस सारी बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कंट्रोल कर पाई तो क्या होगा? तो उनको तो काम करने में दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट उन पर कोई कंट्रोल लगाएगी, हर मामले में उसको क्वेश्चन करेगी, तो ऐसे तो उनका काम रुक जाएगा। नेक्स्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑल द रेजिडेंट ऑफ कैलकाटा। हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी, उसका जो जोर था
उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा कि वो सर्वेंट के मामले में कोई ऑफिशियल कैपेसिटी के बारे में नहीं बोल सकते। गवर्नर जनरल इन काउंसिल अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो उस केस में वो कार्रवाई नहीं कर सकती। रेवेन्यू के केस में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो कैलकटा है उसकी प्रेसिडेंसी पर उसका पूरा जोर था। अगर कैलकटा के जो रेजिडेंट हैं उनकी कोई सिविल प्रॉब्लम्स हैं, कोई नॉर्मल मसले हैं उनके, लाइक अगर हिंदू उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसीजन लेगी, किस लॉ के हिसाब से वो फैसला सुनाएगी। अगर हिंदू अपनी प्रॉब्लम लेकर आया तो हिंदू लॉ के हिसाब से उसे हैंडल किया जाएगा, हिंदू लॉ के हिसाब से देखा जाएगा। अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ, अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉ। एक और बात बोली गई, अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये समझो कि जब 1774 में कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, क्या उससे पहले कोई और कोर्ट नहीं थी? बिल्कुल थी। हर प्रोविंसेस में अपनी अपनी प्रोविंशियल कोर्ट्स थी। और अगर जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट बन गई तो बोला गया कि अब प्रोविंशियल कोर्ट के डिसीजन को किसी ने ऑब्जेक्ट करना है, किसी को उसका डिसीजन अच्छा नहीं लगा तो वो अपील कर सकता है। तो अपील किसके पास जाएगी? तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया तो उन्होंने बोला कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये पावर ले ली गई है, सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये अपील नहीं जाएगी, सीधी किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल के और उसकी काउंसिल के पास जाएगी। प्रोविंशियल कोर्ट की अपील जाएगी अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। जो हमारी आज की डेट में भी ऐसा ही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, अगर उनके फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन लगानी हो तो अपील कहाँ पर की जाती है? हाई कोर्ट में की जाती है। और अगर हाई कोर्ट की अपील करनी हो तो कहाँ पर करेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इतना समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। एक पॉइंट और रह गया, वो हम डिस्कस करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1981 के बारे में। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी उसको एक पावर और दे दी गई थी, किस चीज़ की? कि अगर जो प्रोविंशियल कोर्ट हैं प्लस जो काउंसिल्स हैं, प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के रिगार्डिंग कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना है तो उसको फ्रेम करने की पावर भी किसके पास होगी? गवर्नर जनरल और उसकी 4 मेंबर की काउंसिल के पास होगी। आगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पहले तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले विलियम पिट्स ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? विलियम पिट्स, जो कि उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। विलियम पिट्स उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट में इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या बोला गया कि जो कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है दोनों को अलग अलग कर दो, कि कंपनी के जो कमर्शियल काम हैं वो अलग होंगे और जो पॉलिटिकल काम है वो अलग होंगे। इसका क्या मतलब है? कमर्शियल काम का मतलब है कि जितना भी वो व्यापार वगैरह करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस, वो सब कुछ अलग होगा। किस चीज़ से अलग होगा? पॉलिटिकल फंक्शन से। पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब है कि अगर कंपनी पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है, निजम को बनाने का काम कर रही है, तो दैट मीन उस टाइम पर तो वो सरकार होगी। क्या होगी उस टाइम पर? वो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी। तो ऐसे तो वो गवर्नमेंट का काम भी कर रही है और वो अपने ट्रेड का एज अ ट्रेडर का काम भी कर रही है।
तो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया कि अब से कमर्शियल फंक्शन अलग होंगे कंपनी के और पॉलिटिकल फंक्शन अलग होंगे। तो इससे ड्यूअल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है फिर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। कैसे हो जाता है डिस्कस करते हैं। पहले तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, हमने पढ़ा था पिछले एक्ट में 1773 में कि गवर्निंग बॉडी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब से ये क्या, पहले तो ये लंदन में बैठती थी और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी एक न्यू बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी, न्यूली क्रिएट की गई थी बॉडी, ये भी लंदन में ही बैठती थी। इतना क्लियर हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ऑलरेडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी को सेटअप किया गया। तो ये दोनों बॉडी आ जाने की वजह से जो गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज ना होकर ड्यूअल गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है, ड्यूअल गवर्नमेंट बन जाती है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम है, हम अभी पढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कमर्शियल अफेयर्स को हैंडल करने की। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल अफेयर्स थे, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, उनका जो भी बिजनेस था उसको हैंडल कर रहे थे। व्यापार वगैरह से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल कौन कर रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उनके ही अंडर वर्क कर रहा था। जितनी भी रिपोर्ट थी पॉलिटिकल अफेयर की वो किसको जाकर देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करने लगा। ये दोनों कहाँ पर बैठते थे, हमने डिस्कस किया, लंदन में बैठते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लंदन में बैठता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास एक्स्ट्रा जो पावर आ गई थी वो कौन सी थी कि अब वो सुपरवाइज कर पाएगा, डायरेक्ट कर पाएगा सभी ऑपरेशन को ब्रिटिश पोजेशन के इन इंडिया में, चाहे वो सिविल अफेयर हो, मिलिट्री अफेयर्स हो, रेवेन्यू का मामला हो। इन सभी ऑपरेशन के ऊपर किसका जोर होगा, किसकी ताकत होगी, अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। जो कंपनी की टेरिटोरीज थी इंडिया में वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहले क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितने भी एरियाज थे इंडिया में जो उनके अंडर थे उनको क्या बोला जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरीज। अब फर्स्ट टाइम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया तो उनकी टेरिटोरी का पोजेशन भी तो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो अब से जो टेरिटरी थी कंपनी की वो क्या कहलाएंगी, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। फर्स्ट टाइम ये आपने याद रखना है। सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंपनी के जितने भी अफेयर हैं, जितने भी काम हैं, उन वो कैसे काम करती है, क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, हर चीज़ को किस अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कंट्रोल किसका हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो कंपनी के पास क्या बचा, कंपनी के पास सिर्फ ट्रेड करने की ताकत बची हुई थी और उस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू।